दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अरावली पर्वतमाला से संबंधित तमाम विवाद को पूरी गहराई से समझेंगे, जो वर्तमान में भारतीय राजनीति में भयानक उथल-पुथल का कारण बना हुआ है। चाहे अरावली पर्वत के भूवैज्ञानिक उत्पत्ति की बात हो या 1995 के टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामला, कोई ऐसा पॉइंट छूटने वाला नहीं है जो प्रीलिम्स या मेंस के लिए आवश्यक हो। भारत की भौगोलिक संरचना को समझने के लिए अगर किसी एक पर्वतमाला को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है तो वो अरावली पर्वतमाला है, जबकि सच्चाई ये है कि अरावली भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण पृथ्वी के सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक कालों में हुआ था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से संबंधित है, विशेष रूप से आर्कियन और प्रोटेरोजोइक चरण से। इसका निर्माण लगभग 2.5 अरब से 3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ये काल वो समय था जब पृथ्वी की सतह स्थिर होना शुरू हुई थी और प्रारंभिक महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा था। अरावली का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव और ओरोजेनी के परिणाम स्वरूप हुआ। अरावली पर्वत को भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में गिना जाता है। ये हिमालय से कहीं अधिक पुरानी है क्योंकि हिमालय का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ, जबकि अरावली प्री कैम्ब्रियन काल की देन है। लंबे भूवैज्ञानिक समय में अपर्दन के कारण अरावली की ऊंचाई काफी कम हो गई, इसलिए आज ये ऊंचे पर्वत की बजाय क्षीण पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। अरावली पर्वतमाला लगभग 692 किलोमीटर लंबी है और ये गुजरात के पाली जिले से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए उत्तर की ओर बढ़ती है। इसका लगभग 80% भाग राजस्थान में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से इसे 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा जाता है: जरगा रेंज, हर्षनाथ रेंज और दिल्ली रेंज। दिल्ली में अरावली की ऊंचाई काफी कम हो जाती है और ये मैदान में विलीन होती हुई दिखाई देती है। दिल्ली में जेएनयू परिसर, राष्ट्रपति भवन का क्षेत्र और असोला भट्टी वन क्षेत्र अरावली की ही विस्तारित पहाड़ियों पर स्थित हैं। अरावली की औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर के बीच है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। राजस्थान के कई ऐतिहासिक किले जैसे मेहरानगढ़ जोधपुर और तारागढ़ अजमेर इन्हीं पहाड़ियों पर बने हैं। एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ किला जिस चट्टान पर स्थित है वो प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी मानी जाती है। अब सवाल ये है कि अरावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका पहला और सबसे बड़ा महत्व है थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना। अरावली पश्चिम में थार और पूर्व में गंगा के मैदानों के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। अगर अरावली कमजोर होती है या नष्ट होती है तो थार की गर्म हवाएं और रेतीली धूल दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती हैं। यही कारण है कि अरावली को रेगिस्तान का प्राकृतिक अवरोध कहा जाता है। दूसरा बड़ा महत्व है जल संसाधन। अरावली की चट्टानें फॉर्जाइट, क्वार्टजाइट और अन्य दरार युक्त चट्टानों से बनी हैं, जिनमें वर्षा का पानी आसानी से रिसकर भूजल का पुनर्भरण करता है। दिल्ली एनसीआर में ट्यूबवेल और बोरवेल का बड़ा हिस्सा इसी अरावली रिचार्ज सिस्टम पर निर्भर है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने अरावली क्षेत्र को क्रिटिकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन घोषित किया है। अगर खनन और निर्माण के कारण इन चट्टानों की दरारें बंद हो जाती हैं तो भूजल संकट और गंभीर हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है जलवायु और मॉनसून। अरावली अरब सागर से आने वाली नम हवाओं को पूर्व की ओर मोड़ने में मदद करती है। ये हवाएं आगे चलकर उप हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं। अगर अरावली ना होती तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में वर्षा और भी कम हो सकती थी। चौथा पहलू है जैव विविधता। अरावली क्षेत्र में कई दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए एक प्राकृतिक ग्रीन बेल्ट की तरह काम करता है, लेकिन लगातार खनन, शहरीकरण और अवैध निर्माण ने इस जैव विविधता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। यहीं से शुरू होता है मौजूदा विवाद। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। 20 नवंबर 2025 को दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक साइंटिफिक परिभाषा तय की। कोर्ट के अनुसार केवल वही पहाड़ियां अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई आसपास की भूमि से कम 100 मीटर अधिक हो। साथ ही ऐसी कम से कम 2 पहाड़ियां अगर 500 मीटर के दायरे में हों तभी उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य कोर्ट के अनुसार ये था कि अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषाओं से पैदा हुए भ्रम को खत्म किया जाए और अवैध खनन पर नियंत्रण किया जाए।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं होता तब तक नई खनन लीज जारी नहीं की जाएगी। लेकिन इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पर्यावरणविदों और कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस 100 मीटर की परिभाषा के कारण अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने आकलन बताते हैं कि राजस्थान में हजारों ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, लेकिन वे पारिस्थितिकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। केवल 1% पहाड़ियां ही 100 मीटर की शर्त पर खरी उतरती हैं। हरियाणा के मामले में स्थिति और भी गंभीर है। रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के कई जिलों गुरुग्राम, नूह, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ में पहले ही बड़े पैमाने पर खनन हो चुका है। कुछ जिलों में तो अरावली लगभग खत्म हो चुकी है और केवल छोटे छोटे टीले बचे हैं। महेंद्रगढ़ जैसे क्षेत्रों में भूजल स्तर 1500 से 2000 फीट तक नीचे चला गया है। सरकार का पक्ष यह है कि यह फैसला संरक्षण को कमजोर नहीं करता बल्कि स्पष्टता लाता है। पर्यावरण मंत्री का कहना है कि अधिकांश अरावली क्षेत्र पहले से ही संरक्षित रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नो गो जोन में आता है, जहां खनन की अनुमति नहीं है। दिल्ली में तो खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। सरकार का यह भी तर्क है कि खनन के मामले में सस्टेनेबिलिटी संभव नहीं है, क्योंकि पत्थर और खनिज लाखों वर्षों में बनते हैं, उन्हें पुनः पैदा नहीं किया जा सकता। ये विवाद केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, ये विकास बनाम संरक्षण, केंद्र बनाम राज्य और अर्थव्यवस्था बनाम पारिस्थितिकी के बड़े सवालों से जुड़ा हुआ है। 1995 में पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक बेहद अहम मामला सामने आया, टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। ये केस तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र से जुड़ा था, जहां टीएन गोदावर्मन नामक एक पूर्व जमींदार ने बड़े पैमाने पर हो रही अवैध कटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि फॉरेस्ट यानी वन की परिभाषा केवल सरकारी नोटिफिकेशन से तय नहीं होगी, बल्कि शब्दकोशीय अर्थ के आधार पर तय होगी। यानी जिस भूमि पर वनस्पति, पेड़ पौधे और प्राकृतिक पारिस्थितिकी मौजूद है, वो वन मानी जाएगी, चाहे उसे सरकारी रिकॉर्ड में वन कहा गया हो या ना हो। इसी फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में वनों से जुड़े मामलों की निरंतर निगरानी यानी कंटिन्यूइंग मैंडेमस शुरू की। इसी प्रक्रिया के तहत सीईपी कंटिन्यूइंग मैंडेमस का गठन किया गया, ताकि अवैध खनन, अतिक्रमण और पर्यावरणीय क्षति पर रिपोर्ट तैयार की जा सके। अरावली पर्वतमाला से जुड़ा मौजूदा विवाद भी इसी गोदावर्मन केस की न्यायिक परंपरा का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषाओं से पैदा हुए भ्रम को देखते हुए वैज्ञानिक आधार पर एक समान परिभाषा तय करने के लिए कमेटी गठित की। यानी अरावली पर आज जो बहस है, उसकी जड़ें सीधे गोदावर्मन जजमेंट तक जाती हैं। यूपीएससी के लिए यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भूगोल, पर्यावरण, शासन, न्यायपालिका और नीति सभी आयाम शामिल हैं। निष्कर्ष यही है कि अरावली केवल एक पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, ये उत्तर भारत की जलवायु, जल सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ है। इसे केवल ऊंचाई के पैमाने से नहीं, बल्कि उसके पारिस्थितिक कार्यों के आधार पर समझना और संरक्षित करना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी मेहनत को सम्मान देने के लिए वीडियो को अवश्य लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।